हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू JRF अड्डा। मेरा नाम है अमन अग्रवाल और मैं आपका ज्योग्राफी एजुकेटर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में, जिसे अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के जो वर्ड हैं वो थोड़ा सा, अगर हम जनरल वे में सोचते हैं तो अपन ये मानते हैं कि भाई अगर हवा स्थिर है तो वो स्टेबल है, हवा स्थिर नहीं है तो वो इनस्टेबल है। बट इसी थॉट प्रोसेस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होता है, और इसके अंदर जो बेसिक फिजिक्स है इसके पीछे इन्वॉल्व, जो अपनी एनवायरमेंटल लैब से हैं वगैरह, जो इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो चेन बनती है एक, जिसे अपन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, फिर अपनी जितनी भी लैब स्टेट वगैरह है, तो वो वाली जो है वो सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में अपन बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। और बहुत ही अच्छे आप पीछे स्लाइड देख सकते हैं कि इसी तरह से जो आपको ग्राफिकल वे में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप उस चीज को विजुअलाइज कर पाए, है ना। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी दोनों की, फिजिक्स ऑफ वर्टिकल मोशन। तो यहाँ से आपको सिंपल वे में आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है ना, अनस्टेबल एयर है और वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इसे अपन अनस्टेबल एयर बोलेंगे। और ये राइज होती है, जब भी हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी तो वो जब हवा राइज होगी तो उसे अपन स्टॉर्म्स बोलते हैं, है ना। राइजिंग होगी, स्टॉर्म होगा। और इसका जब उल्टा होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ जो हवा सिंक करेगी तो इसमें स्टैग्नेशन होगा और सिंक होगी, तो उसको अपन स्टेबल एयर बोलेंगे या फिर इसे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बोलेंगे। ये देखिए, ये स्टेबिलिटी हो गई और ये इनस्टेबिलिटी हो गई। तो अभी बेसिक सिर्फ हमें इतना समझना है कि स्टेबल वर्ड का मतलब मूवमेंट नहीं होने से नहीं है, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट है जिसे अपन स्टेबल या अनस्टेबल बोलते हैं। अगर ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आ रही है तो दैट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और अगर हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो दैट इज एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, है ना। सिंपल सी चीज जो है वो इतनी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, वेदर इज ड्रिवन बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, दिस डेक एक्सप्लेन्स द थर्मोडायनामिक रूल, लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट दैट डिटरमाइन इफ एयर राइजेस टू क्रिएट स्टॉर्म और सिंक्स टू क्रिएट काम, है ना। तो यही जो वो डेक है, इसके अंदर अपन जो अपनी स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये लैप्स रेट है, जो थर्मोडायनामिक्स के जो रूल्स लगते हैं, जो बेसिक फिजिक्स इसके पीछे लगती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आपकी वो चीज़ जो है वो क्लियर रहनी चाहिए। तो बात करेंगे अपन दो तरह के, इसमें डायबिटिक फिजिक्स की बात करते हैं तो डायबिटिक और आडियाबैटिक दो तरह के जो है अपने प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में या प्रेशर के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं, है ना। तो उसके दो रीजंस हैं, दो तरह से वो हो सकती है कि किसी तरह से टेम्परेचर का जो चेंज है वो कैसे होगा। तो वो अपन एक होता है डायबिटिक, जिसके अंदर अपन डायरेक्टली जो है वो हीट का एक सोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सन है, ये ऐसे कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है, उससे हीट आ रही है तो ये उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर कहीं पे हीट का सोर्स आपके पास अवेलेबल है तो दैट इज डायबिटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेशन इसको देखेंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है बट टेम्परेचर के अंदर चेंज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई हीट का सोर्स है। आप किसी भी कंटेनर को नीचे से आग दे रहे हो, किसी से हीट दे रहे हो, उसको आपने इंडक्शन के ऊपर रखा है, गैस के ऊपर रखा है, तो उसमें आपने कुछ वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया, उसके अंदर जो पानी था, जो भी कंटेनर के अंदर लिक्विड था वो उतना ही है, बट आपने उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर दी, तो उसका वॉल्यूम उतना ही है, साइज उतना ही है, बट एक्सटर्नल हीट सोर्स की वजह से वो गर्म होने लग गया, उसके अंदर टेम्परेचर आ गया। या फिर आपने उसको उठा के फ्रीज में रख दिया, तो फ्रीज के अंदर क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर जो उसके चारों तरफ का है वो उसमें हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इसीलिए इसी वजह से वो ठंडा हो रहा है और वो बर्फ जम रही है, तो उसके अंदर हीट सोर्स या हीट सिंक का सोर्स है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वही चीज है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम। मैकेनिज्म क्या होता है, वाया रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, एडवेक्शन बोल लो या कन्वेक्शन बोल लो, बेसिकली वही बात कर रहा है। तो इसके थ्रू अगर आपका टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, तीन तरह से होते हैं आपके, एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। वो होपफुली आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो अपन किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन कंडक्शन कन्वेक्शन, तो वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्सट्रीमली स्लो होता है और लिमिटेड इफेक्ट होता है। ये फॉग, फ्रॉस्ट, ड्रिजल वगैरह जो होता है ये डायबिटिक प्रोसेस के थ्रू ही होता है, कि अपने पास एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर है या फिर आपके पास सोर्स ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। बहुत धीरे प्रोसेस होता है ये, ऐसा नहीं है कि आपने एक चुटकी बजाई या फिर एक 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हो गया, वो इट टेक्स ओवरनाइट। ये आपके पूरी रात सर्दी पड़ेगी तब जाके आपके सुबह की सुबह फॉग होता है, फ्रॉस्ट होता है, ड्रिजलिंग होती है। तो ड्रिजलिंग में आप जो पानी है वो पहले वेपोरेशन के थ्रू क्लाउड्स में
मिस्ट के फॉर्म में डेवलप होगा, फिर उसका वेट बढ़ेगा और वो नीचे आएगा। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट कैन लास्ट फॉर अप टू अ डे और 2 days, है ना। और वहीं पे अगर अपन एडियाबेटिक की प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये आपका जो सोर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपका, एक पैकेट ऑफ एयर है, ये ऊपर राइज कर रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर अपन हीट तो नहीं दे रहे हैं, बट क्योंकि ये ऊपर राइज कर रहा है तो प्रेशर वहां पे कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होने की वजह से इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड। तो ये देखो इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इतना हो गया, फिर यहाँ पे इतना हो गया, तो ये हर स्टेज पे जो है थोड़ी थोड़ी हाइट के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो अपोजिट रिलेशन जो होता है वो होता है, कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो है वो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये देख सकते हो, रेड का मतलब हो गया आपका थोड़ा सा गर्म और ब्लू का मतलब हो गया कूल। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम था तो टेम्परेचर ज्यादा था, देखो रेड रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये पूरा ही नीला हो गया, मतलब पूरी तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो टेम्परेचर चेंज कॉज्ड बाय सोनली चेंज इन अ वॉल्यूम, इसके अंदर कोई हीट का सोर्स नहीं है। जो इसके पास ऑलरेडी हीट है, आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक स्वेटर है, अब उस स्वेटर के अंदर आपके पास एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को आप हो सकता है 2-3 बार उसको लपेट दोगे, फिर उसकी जगह अगर एक बड़ा इंसान आ जाएगा तो उसको आप हो सकता है एक बार लपेट दो, फिर और भी बड़ा कोई जाड़ा इंसान आ जाएगा तो उसको आप आधा भी कवर नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसा है क्या कि उस हीट स्वेटर की कैपेसिटी में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं, बट जो वॉल्यूम उसको कवर करना है उसके अंदर वो चेंज आ गया, तो वो छोटे बच्चे को ज्यादा गर्म रखेगा, बड़े बच्चे को कम गर्म रखेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि एक जो हीट इसके अंदर प्रेजेंट थी, अब उसको ना तो बाहर निकालने वाला कोई है, ना इसके अंदर कोई एड ऑन करने वाला है, उसी हीट को इन्होंने इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। मैकेनिज्म क्या है? वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन से कूलिंग होता है। सेम चीज इसका उल्टा भी होता है कि अगर बाहर ऊपरी एटमॉस्फेयर में कोई आपका बड़ा एयर का पैकेट है, अगर वो स्टेबिलिटी के कारण नीचे आ रहा है तो नीचे आने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है, और यही कारण होता है जिसकी वजह से अपना जब स्टेबल कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो अपनी बारिश जो है वो नहीं आ पाती, क्योंकि बारिश के लिए जरूरी है कि आपकी हवाएं जो है वो ठंडी हो। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो कंडेंसेशन उसका बहुत जरूरी है। तो जब तक कंडेंसेशन की जगह यहाँ तो आपने उल्टा उसको और हीटअप कर दिया, तो जब भी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है तो बारिश बिल्कुल नहीं आ पाती है, इनफैक्ट ड्राई कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? जो सिग्निफिकेंट वेदर कंडीशन है वो कई सारी जो अपने ट्रोपोस्फेयर के अंदर हवाएं उठती गिरती रहती है, तो जितने भी वेदर के जो फिनोमेना होते हैं वो सब एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ही हो रहे हैं। अब इस स्लाइड के अंदर टेक अवे क्या है? मेजर वेदर इवेंट्स आर ड्रिवन बाय एडियाबैटिक कूलिंग ड्यूरिंग वर्टिकल एसेंट। बता चुका हूं कि भाई वर्टिकल एसेंट जब होगा तो उसके थ्रू जो है आपका जितने भी एटमॉस्फेयर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर प्रोसेस है, वो सब इसी प्रोसेस के थ्रू आपकी डेवलप होती हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइजिंग पार्सल टू रेट्स ऑफ कूलिंग। अब दो तरह से जो है वो आपकी कूलिंग होती है, किसकी? जो हवाएं ऊपर होती हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। तो वहां पे अपन अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी होती है DALR, मतलब कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों जो है अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर जितने भी फिनोमेना है वो सब एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी के कारण हो रहे हैं। तो अपन एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी के अंदर कौन सा प्रोसेस यूजफुल है, अभी बताया मैंने, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ही अपन ज्यादा जो है वो बात करेंगे, क्योंकि डायबिटिक प्रोसेस के अंदर ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, उसके अंदर यू हैव एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। तो अगर आप वहां से कोई भी हीट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दोगे तो वो जितनी हीट दोगे उतना वो गर्म हो जाएगा, जितनी हीट उसमें से निकालोगे उतना वो ठंडा हो जाएगा। तो उसके अंदर कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, उसी कंफ्यूजन को जो है वो अपन दूर करते हैं। तो एक होती है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होती है आपकी सैचुरेटेड या फिर इसको अपन कह सकते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। SALR बोलो या MALR बोलो, चीज वही है। तो इसका क्या होता है? रेट होती है 10 किलोमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, कि आप अगर किसी एक पार्सल ऑफ एयर को 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाओगे तो उसका जो टेम्परेचर नीचे जमीन पे था उससे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जमीन पे यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे 40 डिग्री की हवा है, बहुत गर्म आपको लग रहा है कि 40 डिग्री का तापमान है, तो यहाँ पे जो हवा है वो 40 डिग्री है। अब अगर वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि वो 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद वो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री वो लैप्स कर देगी बिकॉज ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब ड्राई क्यों लिखा है? कि इसके अंदर वाटर वेपर जो है वो एब्सेंट है या फिर बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में। और यहाँ पे सैचुरेटेड क्यों लिखा हुआ है?
मॉइस्ट और सैचुरेटेड का मतलब होगा कि उस हवा के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है आपकी वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रही है। तो वाटर वेपर के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन जो है वो उसके अंदर होती है। तो लेटेंट हीट उसके अंदर जब प्रेजेंट रहेगी तो आप अगर किसी पार्सल ऑफ एयर को ऊपर उठाओगे, जैसे इसके अंदर कोई नहीं थी तो ये किसी रेट से कम हुई, 1 किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, मॉइस्चर। आप इस चीज को इमेजिन करके थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपकी जो हवा है ऊपर उठ रही है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से, अब इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है तो इस रेट से जो है 10 डिग्री आपकी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर आपने जब मॉइस्चर ऐड कर दिया, जब आपने वाटर वेपर ऐड कर दिया, तो सभी लोग जानते हैं कि उसके अंदर लेटेंट हीट होती है। तो जब वो पानी कूल होएगा तो जो वाटर वेपर है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो क्या रिलीज करेगा, लेटेंट हीट रिलीज करेगा। अब लेटेंट हीट रिलीज करने से क्या होगा, जो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आधा किलोमीटर बढ़ने पे इसके हिसाब से 5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए था, बट वहां पे लेटेंट हीट और रिलीज हो गई, तो वो 5 डिग्री तो कम नहीं हो पाया, बट वो 2 या 3 डिग्री कम हुआ। तो ऐसे करते करते जब आप ऊपर जाओगे तो वो लेटेंट हीट की वजह से जो मॉइस्ट या सैचुरेटेड एयर जो है उसकी लैप्स रेट जो है वो काफी जो है सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए आप देखो ये जस्ट हाफ रह जाती है। ये इसकी क्या रेट है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की। अगर कोई टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कोई एयर, यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर है जिसके अंदर खूब उमस वाली हवा है, अगर वो ग्राउंड सरफेस पे 30 डिग्री सेल्सियस की है, तो वो 1 किलोमीटर ऊपर अगर उस हवा को उठा दोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। वहीं पे अगर यहाँ पे अगर वो 30 डिग्री की अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से अगर वो ऊपर उठती है तो 30 की वो 20 हो जाएगी 1 किलोमीटर ऊपर, है ना। तो यही चीज ये बताना चाह रहा है कि भाई इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। अब दोनों तरह की लैप सेट हो सकती है, डिपेंड करता है कि हवा के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है। ये अपन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि अगर बिल्कुल ड्राई एयर होगी तो 10 डिग्री से कूल करेगी, और अगर पानी से भरपूर होगी, फुल मॉइस्चर होगी, सैचुरेटेड एयर होगी, तो वो 5 डिग्री से जो है वो उसकी हीट रेट रहती है। अब ये क्या बोल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज वार्मिंग ऑफ एयर एंड स्लोइंग द कूलिंग प्रोसेस। जो मैंने आपको बताया लेटेंट हीट वाला जो प्रोसेस है उसकी वजह से मॉइस्ट एयर के अंदर जो है आपका रेट ऑफ कूलिंग जो स्लो डाउन हो जाती है। सेम यहाँ पे एयर कूल्स रैपिडली एज इट एक्सपेंड्स, तो यहाँ पे तो प्योर एक्सपेंशन हो रहा है, कोई लेटेंट हीट नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो जितना एक्सपेंड हुआ उतना जो है वो टेम्परेचर में गिरावट आ गई। तो ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स होती है। कोई सेम चीज बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इस डायग्राम में ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा होती है, सैचुरेटेड में कम होती है। यहाँ पे जो है कंडेंसेशन लेवल है, क्लाउड लेवल आ जाता है, तो इसके ऊपर जो है वो आपकी सैचुरेटेड होगी, नीचे की साइड जो है आपका ड्राई रहती है कंपेरेटिवली हवा। ऊपर आपको पता है जब बादल बादल आ जाएंगे तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पे सैचुरेशन आ जाता है, तो उसके ऊपर ये लगभग लगभग 2 किलोमीटर की जो ये कंडेंसेशन लेवल है, क्लाउड बेस जो होता है अपना 1-2 किलोमीटर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो आपकी सैचुरेटेड एयर शुरू हो जाती है, तो वहां पे SALR की रेट से कम होती है। ये डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 किलोमीटर के ऊपर ऐसा होगा या सब जगह सेम ही चीज होगी। तो वहां पे अगर सब चीजें सेम नहीं होंगी तो आपकी जो चीजें हैं वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकल उस जगह पे क्या सर्कमस्टेंसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल लैब सेट है। अब ये दो तो चीजें हो गई एक्सट्रीम्स की जो मैंने बात करी। मैंने जो आपको बताया कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कितना मॉइस्चर है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसका ऑल्टीट्यूड है, क्या वहां पे हीटिंग है, कितना वहां पे इंसोलेशन है, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, कितनी वहां पे ग्रीनरी है, एयर प्रेशर वहां पे कितना है, हाई प्रेशर एयर बेल्ट पे है या लो प्रेशर एयर बेल्ट पे है, एटमॉस्फेरिक प्लेनेटरी विंड्स वहां पे किस तरह से ब्लो कर रही है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से जो एक्चुअल रेट होती है जो हर जगह की होगी। जैसे अगर अपन इस जगह की जहां भी खड़े हैं उस जगह की अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ से अगर मैं एक पार्सल ऑफ एयर को ऊपर भेजूं तो वो किस स्पीड से कम होगा, तो उस पार्सल ऑफ एयर का जो लैप्स रेट होगा उससे अपन क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जो कि नाम से हमें पता चल रहा है कि एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है कि एनवायरमेंट जो आपका प्रेजेंट है, जिस भी तरह का एनवायरमेंट है, ड्राई है, सैचुरेटेड है, जो भी है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट में किस हिसाब से जो आपकी लैब सेट है वो आपकी टेम्परेचर को ड्रॉप कर रही है, उसे अपन एनवायरमेंटल लैब सेट के नाम से यहाँ पे जानेंगे। तो ये देखो स्टैटिक एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर 20 डिग्री है, उसके ऊपर चले जाओगे 13 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये हर जगह तो सेम नहीं होगा, पोल्स के ऊपर अलग रहेगी कंडीशन। जो अपन टेम्परेचर का जब अपन पढ़ते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो ये स्टैटिक एटमॉस्फेयर में एक एवरेज बता रहा है, बट पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है। तो वही सेम चीज है कि जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन में आपकी जो लैप्स रेट है उसे अपन एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल एट द
surrounding atmosphere at a given specific time and place. It varies day to day and hour to hour and from place to place also, है ना, ये हर जगह की अलग अलग होगी. और क्रूशियल इंटरेक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ सिंपल कंपैरिजन, पार्सल रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, और इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी हवा जो है वो मतलब जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है या फिर इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इनकी रेट्स को कंपेयर करके. ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है और एक मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ये दोनों ऐसी हैं जो हवाएं को ऊपर उठाते टाइम टेम्परेचर को ड्रॉप करती हैं. अब अपनी जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो किस रफ्तार से कम हो रही है, तो उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो ऊपर उठेगी, नीचे उठेगी, किस रफ्तार से उठेगी, उसके बारे में अपन जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. अब फिजिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई हैवी सिंकर होता है, वार्म और लाइटर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो ये कोल्ड और डेंसर जो है वो नीचे की तरफ आ गया, और जो वार्म और लाइट है वो ये ऊपर की तरफ जो है उसको पुश मिलता है. तो इसका जो फ्रिक्शन है ऊपर नीचे जाने का, वार्म और लाइट, कौन सा ज्यादा लाइट है वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसकी जो इक्वेशंस होती है उसमें जब वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बनती है उसके बाद जो है वो नेट मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा. कंडीशन क्या है, पार्सल डज नॉट रीच सैचुरेशन, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, वो सैचुरेट हो जाएगा तो उसके अंदर फिर वो अलग चीज हो जाती है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो आ जाएगा, तो लेटेंट हीट वाला जो सीन है वो चालू हो जाता है ना. तो अब ये क्या बोल रहा है, व्हेन पुश्ड अप द पार्सल कूल्स फास्टर देन द सराउंडिंग्स, इट बिकम्स हैवी एंड देन सिंक्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है उससे कम होनी चाहिए आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट. तो यानी कि ड्राई एडियाबेटिक कितनी थी अपनी 10, है ना, तो 10 से कम अगर आपकी एनवायरमेंटल लैप्स रेट है कि जिस भी एरिया में अगर आप हवा को ऊपर उठा रहे हो और वो फॉर एग्जांपल 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस तक अगर वो कम हो रहा है तो वो आपकी पार्सल ऑफ एयर जो है वो ऊपर उठेगा. यहाँ पे कंडीशन पार्सल डज नॉट रीच सैचुरेशन, सैचुरेशन आने के बाद तो वो फिर मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट में हो जाएगा, उस केस में कंडीशन डिफरेंट हो जाती है. नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इसके अंदर क्या है, ELR इज लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस. तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या बोलेगा, एनवायरनमेंट डजंट गेट कोल्ड फास्ट इनफ, इवन इफ द पार्सल राइजेस इट रिमेन्स कोल्डर एंड द डेंसर देन द सराउंडिंग एयर. तो इसके अंदर अब अगर 6 डिग्री से नीचे आ गए तो अपन लगभग लगभग सैचुरेटेड एयर के आसपास आ गए, मतलब आपका जो लेटेंट हीट है वो उसका रोल काफी ज्यादा हो रहा है. तो इवन इफ द पार्सल इज राइजिंग, लेटेंट हीट उसके अंदर रिलीज होती जा रही है, तो उसके सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर है ना, आप समझो जैसे नॉर्मल लैब सेट अपना 6 डिग्री से कम हो रहा है, बट आपने एक पार्सल को उठाया वो 10 डिग्री से कम हो गया, तो 1 किलोमीटर जाने के बाद सराउंडिंग एयर जो है वो आपकी 6 डिग्री कम हुई है, ये 10 डिग्री कम हुई है, तो ये ज्यादा ठंडा हो गया ना. तो अब क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो उसके ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, जो सराउंडिंग एयर से वो ऊपर उठती है. अब अगर आप इसको 6 डिग्री के आसपास ले आओगे तो ऊपर उठने के बाद भी सराउंडिंग एयर जो है वो रिमेन्स कूलर, वो ठंडी रहती है, क्योंकि वो गर्म हो पा रही है तो वो ज्यादा ठंडी रहेगी तो वो नीचे की तरफ बैठेगी. तो वो वाली चीज है. आउटकम क्या होता है, एयर स्टॉप्स राइजिंग, ये वाली कंडीशन आते ही जो हवा है वो ऊपर उठना बंद हो जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग एयर में भी अब इक्वल प्रेशर हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं बन रहा है तो हवा ऊपर उठेगी नहीं. वर्टिकल मोशन इज सप्रेस्ड और कंप्लीट स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो आ जाती है व्हेन द environmental lapse rate is less than 6 degree Celsius per kilometer, which is near about to saturated dry adiabatic lapse rate. ठीक है. और अगर DALR के आसपास अगर आपकी जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट जाती है यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर इसका रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, जस्ट अपोजिट जो मैंने आपको समझाया, ऊपर जाओगे तो वो और ऊपर उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत तेजी से जो है वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है. फिजिक्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी के वो सेम चीज मैं बता चुका हूँ, ये क्या है, हॉट बलून की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. जितना ज्यादा इसके अंदर हीट अप होगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर हीट एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा जो है ये वार्म और लाइटर हो जाएगी, और वार्म और लाइटर होगी तो पार्सल ऑफ एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठता है. ऊपर की साइड जो है इसके अंदर कोल्ड और डेंसर हवाएं होती हैं, तो उसको ये ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि ऊपर कोल्ड है नीचे वार्म है, तो वार्म वाली ऊपर उठेगी ना, तो वार्म वाली ऊपर उठेगी तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन जो है बन जाएगी. अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट होता है, और इसकी कंडीशन क्या है, DALR से ज्यादा होनी चाहिए, जो अपनी 10 डिग्री है ना उससे भी ज्यादा अगर है तो आपका जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो फॉर एग्जांपल 11 या 12 तक अगर पहुंच जा रहा है किसी भी कंडीशंस में, तो वहां पर जो है वो आपकी एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी वाली जो कंडीशन वो बनेगी. इट इज लाइक अ हॉट एयर बलून, कि आप ऊपर उठ रहे हो, एनवायरमेंट जो आपका कम हो रहा है वो हो रहा है आपका 10 डिग्री से, आपने कम कर लिया 11-12 डिग्री से,
तो आप 1 किलोमीटर ऊपर उठोगे तो आपकी हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी, सराउंडिंग वाला ठंडी है, नीचे आपके गर्म है, तो वो ऊपर की साइड जो है उसको पुश करेगा। सेम वही चीज यहाँ पे समझाई हुई है। अब एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है, द मैथ जो मैं समझा चुका हूँ, DALR जो आपके ड्राई एडियाबैटिक लैप्सेट, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अगर पर किलोमीटर इससे ज्यादा अगर आपकी एनवायरमेंटल लैप्सेट होती है तो वो आपका जो है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कंडीशन बन जाएगी, कि किसी भी कंडीशन में वो हवा जो है वो स्टेबल या उस कंडीशन में वो नहीं रहेगी, वो ऊपर उठेगी ही उठेगी। तो वो पार्सल कूल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, बट एनवायरमेंटल कूल्स एट 11 डिग्री। जो मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग्स जो है वो ज़्यादा तेजी से ठंडी हो रही है, तो आपकी जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाना जो है वो उसके अंदर नेचुरल प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला। ये जो मैंने टेम्परेचर का बताया था कि वार्म एयर राइजेस अप, तो वो वाली कंडीशन बनती है। सीवियर वर्टिकल मोशन जो है वो उसके अंदर देखने को मिलेगा जब इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। पार्सल शूट्स अपवर्ड अनचेक्ड, मतलब बिल्कुल जो है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी हो जाती है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, बिल्कुल शूट गोली की तरह जो है वो पार्सल ऊपर जाता है, अगर इतनी तेजी से अगर आपका टेम्परेचर एनवायरमेंट का कम हो रहा है तो। वही चीज यहाँ पे ग्राफ में बता के समझाई हुई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। अब इनस्टेबिलिटी तो हो रही है बट उसके अंदर कंडीशन बन रही है, जैसे अपन ने उसमें बोला था कि ना अनअपोज या अनमैच्ड अनकंडीशनल इनस्टेबिलिटी, तो वो कब हो रही है, जब आपकी जो कौन सी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है उससे ज्यादा आपकी एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो रही है। अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो आपकी एनवायरमेंट लैप्स रेट है वो आपका 10 डिग्री से तो कम हो जाए, और यहाँ पे आपका x हो जाएगा फॉर एग्जांपल, और ये अपना जो मिनिमम है वो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया या 5 से नीचे पहुंच गया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या बनेगा, स्टेबिलिटी की कंडीशन बन जाएगी, कि उससे नीचे अगर जाओगे तो हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आएंगी, इससे ऊपर जाओगे तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी कि हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। अब अगर इन दोनों रेंज के बीच में अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो लैप्सेट इसके बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होता है, फिर आपकी कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी कि हवाएं उठ भी सकती है और नीचे बैठ भी सकती है। किस क्या क्या कंडीशंस होती है, इट डिपेंड्स, है ना, अपन कहते हैं कि इट डिपेंड्स, कोई एक एब्सोल्यूट आंसर इसका नहीं होगा। तो अनस्टेबल एयर जो है वो फिनिश करेगी, लेटेंट हीट किक्स इन, द पार्सल स्विचेस टू स्लोअर। अब उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, लेटेंट हीट उसकी आगे आ जाएगी तो लेटेंट हीट से स्लो डाउन हो सकती है, लेटेंट हीट उसमें गायब हो गई तो वो फास्टर हो जाएगी। कंडेंसेशन लेवल है वो लेटेंट हीट रिलीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे। तो स्टेबल स्टार्ट होती है सबसे पहले कि एयर राइजेज एट द DALR, कि भाई शुरू शुरू में जो हवा उठ रही है वो ड्राई एडियाबैटिक लैब से फोर्सफुली ऊपर उठ रही है ना, और इट इज कोल्डर देन द एनवायरमेंट एंड वांट्स टू सिंक, भाई ये एनवायरमेंट जो है उससे ज्यादा ठंडी हो चुकी है तो ये नीचे बैठना चाह रही है, बट मैकेनिकल लिफ्ट फोर्स इज हाई इनफ टू कंडेंस। अब हुआ क्या कि नीचे से ड्राई एडियाबैटिक लैप्सेट से वो उठी, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिकल फोर्स ऐसा लगा कि आपकी इंसुलेशन कंडीशन ऐसी बन रही है, हीट इस तरह की बन रही है, या फिर वो लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर है, साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं, तो वो उसको मैकेनिकल फोर्स जो है उस हवा को फोर्सफुल लिफ्टमेंट किया। अब उसको अगर आप फोर्सफुली लिफ्ट करोगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन पॉइंट आएगा एक जगह पे, जो उसके अंदर वाटर वेपर है वो मॉइस्चर में कन्वर्ट होगा, तो कंडेंसेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होगी। अब लेटेंट हीट रिलीज होने से जो उसकी एनवायरमेंटल लैप्सेट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब वो रिड्यूस हो जाएगी तो अब वो जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है जो स्लो वाला जो ऑटो एसेंट होता है ना, ऑटोमेटिक कब बढ़ेगा, जब वो 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, 5 से कम में वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, फिर वो नीचे दबना शुरू हो जाएगा। तो इसके बीच में कहाँ पे आपकी कितनी लेटेंट हीट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी कि बहुत नीचे से ऊपर जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। है ये इनस्टेबिलिटी, हवा जाएगी तो ऊपर ही, बट कंडीशन है कि आपकी किस स्पीड से वो ऊपर जाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी या कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, एनवायरमेंटल लैप्सेट इज मोर देन, मतलब ये लगभग इक्वेटोरियल जोन की बात कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस अपलिफ्ट ऑफ एयर, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर वेपर, एक्सेंट अकर्स एट मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्सेट। अब जो अपनी इक्वेटर के ऊपर कंडीशंस बन रही है बेसिकली है ये वही कंडीशनल वाली जो अपन ने कंडीशन इनस्टेबिलिटी देखी थी, बस इसको वही कंडीशन है ना, देखो सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्सेट से ज्यादा है, और ऑब्वियस सी बात है कि अब ये यहाँ पे DALR से जो है वो कम होगी, ये DALR से कम होगी, बट इसको अपन नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, कि ये अपन बोल रहे हैं पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी,
तो इसको अपन ने एक रीजन स्पेसिफिक कर दिया कि इक्वेटोरियल जोन्स में या फिर कोई भी ऐसा जोन जहाँ पे इक्वेटोरियल कंडीशंस जो है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है, तो वहाँ पे जो है ये इस तरह से कांस्टेंट मॉइस्चर सप्लाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे ओशंस है या कोई भी वाटर बॉडी है और वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, साइक्लोनिक कंडीशंस है, तो हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, मैकेनिकली ऊपर उठ रही है, बट उसके साथ साथ पानी को भी साथ में लेके उठ रही है। पानी को साथ में लेके उठेंगी तो लेटेंट हीट जाएगी उसके अंदर, लेटेंट हीट जाएगी तो वो आपका उसको सैचुरेशन की तरफ लेकर जाएगा, बट सैचुरेशन से ज्यादा ही रहती है एनवायरमेंट लैब, वहां उतनी ड्रॉप नहीं हो पाती, तो उसे अपन पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी कहते हैं कि भाई ऑलमोस्ट वो स्टेबिलिटी की कंडीशन बनी हुई थी बिकॉज ऑफ हीट, बट 5 डिग्री से ज्यादा उसकी एनवायरमेंटल एब्सेट है तो वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ऑटो एक्सेंट इसे बोलते हैं कि ऑटो एक्सेंट ऑटोमेटिकली ऊपर उठ रही है, इसके अंदर कोई आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर वेदर का क्या सिम्टम होता है स्टेबिलिटी में, मतलब आप आपको कैसे पता चलेगा कि आप जहाँ रह रहे हो, कि आपको फील्ड में कहीं भेजा जाए और आपसे ये पूछा जाए कि मैम या सर आप बताइए कि आपकी जहाँ पे आप खड़े हैं इस जगह पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशन है या फिर इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है। आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया बट आपको प्रैक्टिकली पता भी तो होना चाहिए ना कि कैसा फील होगा मुझे। तो जब स्टेबिलिटी की कंडीशन होंगी तो काम, ब्लू और फ्लैट जो है वो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लियर स्काइज मिलेंगे, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मिलेंगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं बैठती हैं तो हाई प्रेशर डिसेंडिंग एयर होता है। आप बैरोमीटर लेकर जाओगे तो आपको जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है अपना, है ना 1013 जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उससे ज्यादा जो है वो आपको प्रेशर वहां पे देखने को मिलेगा। तो डिसेंडिंग एयर्स का आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। पोल्यूशन जो है वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा, पोल्यूशन बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, जैसे दिल्ली के अंदर जो ट्रैप हो जाता है पोल्यूशन, वो बाहर जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, वेदर स्टेबिलिटी की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। किस कंडीशन में क्रिएट होती है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक होता है, तो अर्बन हीट आइलैंड के चक्कर में भी आपकी जो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कंडीशन जो है वो बन जाती है, और पोल्यूशन को ट्रैप करने में वो एक चेन साइकिल के रूप में जो है वो आपकी हेल्प करती है, या फिर उसके लिए उस प्रोसेस को वो ट्रिगर करती है। और कैसा लगेगा? प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, सूखा सूखा आपको होगा, हवाएं बहुत धीरे धीरे चलेंगी, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल शांत है, हवाएं ज्यादा तेज नहीं चल रही हैं। ऑफन लीड्स टू फॉग और स्मॉग ट्रैप नियर द ग्राउंड, की ग्राउंड के पास में आपको बहुत ज्यादा धुंध देखने को मिलेगी, स्मॉग देखने को मिलेगा, कि जो धुआं है धुआं ही बाहर नहीं जा पा रहा है, वो जहां निकला वहीं की वहीं रह गया, जो कि विंटर्स के अंदर आपको दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के कई रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो उस रीजन से है वो इस चीज को बिल्कुल पहचान गए होंगे कि किस तरह की जो है ये बात करना चाह रहा है। तो इस तरह की कंडीशन का क्या मतलब होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, अब अगर अपन बात करेंगे वेदर सिम्टम्स इनस्टेबिलिटी की, तो अब स्टेबिलिटी को हम समझ गए, तो इनस्टेबिलिटी के अंदर किस तरह का सिम्टम्स है वो भी हमको मालूम होने चाहिए ना। तो उसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डायनामिक ऑरेंज और ग्रे कलर का और वर्टिकल मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। बैरोमीटर अगर आप लेकर जाओगे तो वो 1013 से नीचे की साइड जाएगा, है ना, जो मीन सी लेवल का टेम्परेचर, तो उसे अपन लो प्रेशर बोलेंगे। तो लो प्रेशर या फिर रैपिड अपलिफ्ट, इस तरह का जो आपको ये है ना ऐसा साइकिल, जो क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर मोशन में, स्पायरल मोशन के अंदर आपको हवाएं ऊपर उठती हुई दिखेंगी, मिनी टोर्नेडोज टाइप की आपको हवाएं दिखेंगी। और बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे बारिश हो जाएगी, इस तरह का मौसम होता है कि यार, और टोर्नेडो साइक्लोनिक कंडीशंस जो है वो बनेगी, तेज हवाएं चल रही हैं, और है ना ऐसा शाम का मौसम होता है, तूफान सा भी आ रहा है और ऑरेंजिश स्काई हो जा रहा है, बहुत ही अजीब सा मतलब डरावना सा मौसम हो जाता है। कुछ लोगों के लिए डरावना होता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत प्लेजेंट वेदर होता है। तो इस हिसाब से तो बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, कलर एटमॉस्फेयर का जो है वो ग्रेइश हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, डायनेमिक रहता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं है। स्टेबिलिटी के अंदर स्पेसिफिक था कि ब्लू क्लियर स्काईज रहेंगे, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का जो है आपको स्काई देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है वो अलग अलग कलर्स के जो स्काई हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इनस्टेबिलिटी कंडीशंस आर एक्टिंग ऑन दैट स्पॉट, कितना उसके अंदर मॉइस्चर रेट है, कितनी उसके अंदर इनस्टेबिलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा है, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी है, कंडीशनल है, मैकेनिकल है, किस तरह की है जो अपन ने अभी देखी है ना। तो उसके ऊपर जो है इसका कलर वेरी कर सकता है। बट साइक्लोनिक कंडीशंस बनेगी, बिजली कड़कती हुई आपको नजर आएगी, तेज बारिश नजर आएगी, और जहाँ हवा में कई जगह आपने जो पत्तियां या कचरा कहीं भी पड़ा रहता है, तो इस तरह से आपको गोल गोल घूमती हुई जो है वो हवा नजर आती है। कैसा लुक, फील कैसा होगा आपको कि उमस बढ़ जाएगी उसके अंदर, तेज हवाएं चलेंगी, डायनेमिक वर्टिकल क्लाउड ग्रोथ, आप ऊपर देखोगे बादल ही बादल आपको नजर आएंगे, और उस कंडीशन में बारिश होगी, ओले गिरेंगे और बर्फ भी पड़ सकती है अगर आपके इतनी ठंड पड़ रही है तो। ठीक है, तो अब ये सारी कंडीशन जो है आई होप आपको वैसे समझ में आई होंगी,
कभी ना कभी अपने लाइफ में ये कंडीशंस एक्सपीरियंस करी होंगी, बोथ स्टेबिलिटी वाली भी एंड इनस्टेबिलिटी वाले की भी। हम हर वेदर को पहचानते हैं, बट हमें उसका ये रीजन जो बिहाइंड है उसको अपन बोलते क्या है वो नहीं पता होता है। इस वजह से अपन जो है इस चीज को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अब इन चीजों को अगर आप रटोगे, रियल लाइफ से लिंक नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको फील नहीं कर पाओगे, तो आपको वो चीज रटनी पड़ेगी और फिर वो जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब इसमें बताइए रटने जैसा क्या है? ऐसा मौसम आपने नहीं देखा है, या आपने स्टेबिलिटी वाला जो कंडीशंस है वो नहीं देखे हैं, धुंध नहीं देखी है, फॉग नहीं देखा है, और उसके रीजन सब आपको समझ में आ रहे हैं, है ना, कि हवा ऊपर क्यों नहीं उठ रही है, नीचे क्यों आ रही है, कंडीशनल स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, वो सारी जो चीजें हैं, एनवायरमेंटल एब्सटेट क्या है, ड्राई एडियाबैटिक, वेट एडियाबैटिक, तो वो ही चीज जो है सिंपल सी चीजें हैं, उनको आप लिंक करते हुए चलोगे, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हुए चलोगे, तो आपके लिए समझना जो है ज्योग्राफी को बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से मेरा जो टारगेट रहता है कि आपको मैं रियल लाइफ से उसको लिंक करके समझाऊं। ऐसी जो आपने देखे डायग्रामेटिक वे में आपको थोड़ा सा अच्छे वे में, स्कीमेटिक वे में जो होता है ना, माइंड मैप्स बना के आपको याद करवाने की कोशिश करूं, ताकि कम से कम टाइम में अपन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर कर सके। और नेट जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो यही एक जो उसका मूल सूत्र है वो यही है कि आप कम टाइम में कितना वाइड एरिया ऑफ सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हो। आप डेफिनेटली ये चीज अच्छी बात होती है कि आपको हर टॉपिक की कितनी गहराई तक नॉलेज है, बट अगर आपने जैसे अभी एमए कंप्लीट किया है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत गहराई के अंदर हर टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। भाई इंसान है, इंसानों की तरह ही पढ़ना है, और जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो लोग भी इंसान है। तो वही चीज हमें समझने की बात है कि आपको अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको वाइड रखना है, कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो कवर हो, कम से कम समय में कवर हो, रिवीजन अपना मल्टीपल हो जाए, और लिमिटेड बट स्पेसिफिक और गुड क्वालिटी कंटेंट जो है वो अपन स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली जो है अपना जेआरएफ निकलेगा। यही मेरी कोशिश रहती है जो मैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस के अंदर पढ़ाता हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली जो है चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये वाली जो पीडीएफ्स है वो भी आपको मिलेंगी, प्लस जो वहाँ पे ज्योग्राफी का जो अपना पैच चल रहा है, क्लाइमेटोलॉजी इसके अंदर खत्म हो चुकी है, ओशनोग्राफी अभी चल रही है, और डेफिनेटली अपना जो 4 महीने का टारगेट है मई के अंदर मैं जो सिलेबस को वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली समझते हुए, विजुअलाइज करते हुए, और याद करने की अगर कोई ट्रिक्स कहीं पे एप्लीकेबल होती है तो वो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो वो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट करें जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के बैचेस, और उसके अंदर पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको वहाँ पे करवाई जाएगी, है ना। तो कमिंग बैक टू आर स्टेबिलिटी रेफरेंस मैट्रिक्स, मतलब कि अगर समराइज करें अपन पूरे इसको कंडीशन को जो भी अपन ने स्टडी किया है, एक होगी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब देखो नीचे की तरफ एरो है, मतलब हवाएं नीचे की तरफ आ रही है। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी मतलब हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। और एक है कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। कंडीशनल का मतलब हो गया कि आपका उठेंगी किस रफ्तार से उठेंगी वो हमें नहीं पता है। एब्सोल्यूट में डीएलआर से भी ज्यादा है, मतलब कि बहुत तेजी से जो है वो आपकी हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो इनस्टेबिलिटी बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे डीएलआर ये से कम आपकी एनवायरमेंटल एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पे डीएलआर नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका एसएएलआर होगा, कि एसएएलआर से कम, या फिर आप वेट एडियाबैटिक लैप्स जो है उससे कम अगर आपके एनवायरमेंटल लैप्स है तो आपकी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि आसपास की जो हवाएं हैं वो कम ठंडी हो रही है एज कम्पेयर टू योर एयर, तो ऑब्वियसली जो साइड वाली एयर है वो नीचे की तरफ बैठेंगी, उसको पुश करेंगी नीचे की तरफ, तो हवा जो है ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। वेदर क्या आउटकम होगा इसका, एयर सिंक हो रही है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, क्लियर स्काई बनेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी हो रही है, तो बहुत तेजी से जो है वो एयर राइज कर रही है, स्टॉर्म्स हो रहे हैं, और ओले वाली जो कंडीशन है वो बन रही है कि बहुत तेजी से एकदम से हवा राइज करेगी, एकदम तेजी से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो जो वाटर वेपर है वो सीधी सीधी जो है वो आपकी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हेल स्टॉर्म्स और स्नो वाली जो कंडीशन है वो आपको एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर एक अपनी कंडीशन आती है कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो आपकी ड्राई एडियाबैटिक और सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बात आ जाती है मॉइस्चर के ऊपर, कि लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, कि मॉइस्चर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको कंडीशनल बोली जाती है, कि कंडीशन क्या है आपकी मॉइस्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। पोटेंशियल फॉर स्टॉर्म इफ ट्रिगर्ड, ये जो आपकी एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी है ना, इसके अंदर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर पोटेंशियल होता है, डेफिनेटली पोटेंशियल होता है, बट क्योंकि मॉइस्चर कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो वो उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो आपका मॉइस्चर आपका जो स्टॉर्म है वो नहीं बन पाएगा। बट अगर कोई ऐसा ट्रिगर मोमेंट आ जाता है जिसकी वजह से या तो मॉइस्चर कम हो जाए
या फिर उसको इसे बोलते हैं ना मैकेनिकल अपलिफ्ट मिल जाए फॉर एनी अदर रीजंस, कि आपके उस रीजन में पोल्यूशन ज्यादा है, या सूरज की किरणें बहुत ज्यादा हो गई हैं, या कुछ भी इस तरह का कोई कारण हो रहा है जिसकी वजह से उसको एक्सटर्नल पुश मिल गया या ट्रिगर मिल गया, जो ट्रिगर हो चुकी है वो हवा, तो फिर उसके बाद जो है वो स्टॉर्म लाने की इसके अंदर फुल पोटेंशियल होता है। तो ये तीन तरह की आपकी स्टेबिलिटी होती है। ये सिंपल आप जो है एक टेबल से आपको पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। अब की डेफिनेशंस एंड रेट्स, ये चीजें मैं डिफाइन कर ही चुका हूँ, एक बार वापस से जो है वो अपन रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, कि ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट कौन सी होती है, ये 10 डिग्री सेल्सियस रेट से होती है, और रेट फॉर अनसैचुरेटेड मतलब कि जो बिल्कुल सूखी हुई हवा है वो ऊपर उठेगी, तो ये इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। कंडेंसेशन के बाद लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है इसके अंदर, लेटेंट हीट हो रही है, इसकी वजह से ये कम हो जाता है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर एनवायरमेंटल लैब स्टेट होती है, ये क्या होता है, ये एक्चुअल रेट है, एक्चुअल वेरिएबल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द सराउंडिंग स्टैटिक एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरमेंट है, वो किस रफ्तार से आपकी जो है उस पर्टिकुलर रीजन में इस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्चुअल वेरिएबल रेट होती है, जिससे वो लैब स्टेट जिसे अपन बोल रहे हैं उसे अपन एनवायरमेंटल लैब स्टेट बोलेंगे। ये दोनों कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा। ड्राई एडियाबैटिक एक कांस्टेंट है, वेट एडियाबैटिक या सैचुरेटेड एडियाबैटिक भी कांस्टेंट है, एनवायरमेंट लैब स्टेट जो है वो आपकी वेरिएबल है ना। तो ये अपन को ध्यान रखनी है, इसकी कोई वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट होती है, इसकी हर जगह की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। SALR DALR इनकी वैल्यू स्ट्रिक्ट होती है, और इसके हिसाब से एनवायरमेंटल लैब स्टेट इनके कंपैरिजन में कहाँ लाई करती है, उसके ऊपर अपना जो है वो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशंस आती है। प्रोसेस कौन से होते हैं, डायबिटिक एडियाबेटिक, इसके डायबिटिक में हीट लॉस होता है रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू, और एडियाबेटिक के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है, हीट के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहती है। वही कंबल वाला एग्जांपल, एक कंबल है आपका, जितना भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है वही है, बट उसको आपने 4 बार लपेट दिया एक छोटे बच्चे के तो ज्यादा गर्म कर देगा, उसी कंबल को एक बड़े से आदमी हाथी के ऊपर रख दिया तो उसके सिर्फ वो कान को कवर कर पाएगा, तो उसके लिए वो गर्म ही नहीं कर पाएगा, हीट उसके अंदर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम का फर्क है, तो वॉल्यूम चेंज की वजह से जो हीट के अंदर जो है वो चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तो उसे एडियाबेटिक बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, यही अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है। और इनविजिबल इंजन ऑफ वेदर कैसे बोलेंगे, कि आपकी इनस्टेबिलिटी हो रही है, बायोन्सी हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, फिर इससे जो है ये अपने बादल बन रहे हैं, है ना, ऐसे बादल बन रहे हैं, और बादल से फिर स्टेबिलिटी की कंडीशन हो रही है, ग्रेविटी आ रही है आपकी ना। अब ग्रेविटी क्या काम कर रही है यहाँ पे, मैकेनिकल एजेंट का काम करती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कंडीशंस को जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको उसको मैकेनिकल पुश मिल जाता है। तो स्टेबल वाली कंडीशंस के अंदर भी अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना कंडीशनल वाला, तो इस तरह का अगर वो पुश मिलेगा, ग्रेविटी अगर ज्यादा हावी हो गई तो इसको भी अपन मानेंगे कि वो फिर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ वो जाने लगेगा। तो रेन आ रही है इससे, तो ये जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं, ये सूरज से आ रहा है, इससे इंस्टेबिलिटी हो रही है, बारिश हो रही है, ये जो साइकिल चल रही है, ये सब साइकिल जो है वो आपका इंजन ऑफ वेदर आप कह सकते हो, कि इसी वजह से जो स्टेबल है इनस्टेबल है। ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट के कंपैरिजन में, वेट एडियाबेटिक लैब स्टेट के कंपैरिजन में आपकी एनवायरमेंटल लैब स्टेट कितनी है, उसके ऊपर ये सारा जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, इसीलिए इसको इंजन ऑफ वेदर के नाम से भी अपन इसको कह सकते हैं। समझने के लिए अपन एक मेमोराइजेशन ट्रिक आप इसको मान सकते हो कि इंजन है ये वेदर का, है ना। तो स्काई अबव इज कांस्टेंट बैटल ग्राउंड बिटवीन ग्रेविटी पुलिंग द एयर डाउन, स्टेबल कंडीशन, ये ग्रेविटी नीचे खींचती है, बट इसका और जो इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशन डेवलप हो रही है हर जगह की अलग अलग, तो ग्रेविटी तो उसको नीचे ही खींचेगी, चाहे कोई भी कंडीशन है, ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। इसके बीच का जो है बैटल चलता रहता है, कभी ग्रेविटी हावी होगी, कभी जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं वो हावी होंगे, तो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी और बायोन्सी पुशिंग इनस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो आपकी चलती रहती है। अंडरस्टैंडिंग दीज वर्टिकल मूवमेंट्स इज द की टू प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ मॉर्निंग फॉग टू एन इक्वेटोरियल थंडरस्टॉर्म। सुबह के सुबह आपके जो धुंध देखने को मिल रही है, कोहरा आ रहा है, या फिर आपके तूफान आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, बिजली कड़क रही है, ये जो कंडीशंस है, कुछ भी कंडीशन मिल रही है, तो वो यही सब जो बैटल है एटमॉस्फेयर के अंदर ये चलता रहता है। तो अब आपको अगर ये कंडीशन स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी एनवायरमेंटल लैब स्टेट, डायबिटिक लैब स्टेट, एडियाबेटिक लैब स्टेट, ये जो चीजें हैं ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट और वेट एडियाबेटिक लैब स्टेट, ये जो बेसिक 4-5 टर्म्स होती हैं, इसके बीच में ही चीजें जो सारी रिवॉल्व कर रही हैं, अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको क्लाइमेटोलॉजी का मेजर पोर्शन जो है वो समझ में आ चुका है। ये आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत कंसेप्चुअल चीज है, जो बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है। उसी मुश्किल को मैंने आसान करने की यहाँ पे जो है कोशिश करी है, कि आपको बहुत ही विजुअली अपीलिंग जो डायग्राम्स हैं उस तरह के
आपको दिखाए जाएं और आपको एक विजुअलाइज करने में जो है हेल्प मिले। बाकी किताबों में सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह की किताब में एज इट इज लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको टेक्स्ट पढ़ के उसको खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो काम मैं कर चुका हूं, तो वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अपने पास उतना टाइम नहीं है, अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्रैक करना है। उसके लिए मैं आपका काम जो है वो यहाँ पे हेल्प आसान कर देता हूँ, इस तरह से आपको विजुअलाइज करवा के याद करवाने तक लेकर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आपका और कोई डाउट है इस स्लाइड से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे, इसी तरह से अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, याद करना चाह रहे हो, आपके मन में और कुछ छोटा मोटा टॉपिक है, तो आप बिल्कुल कमेंट डाउन करिए, नेक्स्ट सेशन अपन उसके ऊपर लेंगे। और आप सभी लोगों को अगर पूरा बैच एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्लानर के साथ, टाइम बाउंड मैनर के अंदर और कंप्लीट सिलेबस अगर कवर करना है, तो आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के जो बैचेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो चल रहे हैं। और ज़्यादा देर करोगे तो उतना ही आपको नुकसान है, क्लासेस डेली हो रही हैं उसके ऊपर, और तो आपको वो जो पुराना सिलेबस है वो कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।